प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदुस्तान टाइम्स में छपी कुछ अहम जानकारियों के आधार पर भारत के वनों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वन इतने ज़रूरी क्यों हैं, इनके सामने क्या चुनौतियां हैं और इनका प्रबंधन कैसे हो रहा है। ये टॉपिक यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, सामान्य जानकारी के लिए भी ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालना और वनों से जुड़े जो जटिल मुद्दे हैं, पारिस्थितिकी, आजीविका, प्रबंधन, उन्हें समझना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही सवाल कि भारत के लिए वन इतने अहम क्यों हैं? मतलब ये सिर्फ पेड़ तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी पूरी पारिस्थितिकी और कह सकते हैं कि हमारे विकास की भी नींव है। आप देखिए, भारत की लगभग 80% जो जमीनी जैव विविधता है, 80%? हाँ, 80% वो इन्हीं वनों में है। इसमें बंगाल टाइगर जैसे लुप्त प्राय जीव भी शामिल हैं। जो लेटेस्ट आईएसएफआर रिपोर्ट है 2023 की, हाँ। वो बताती है कि भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण, मतलब फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो देश के करीब 25.17% हिस्से पर है। 25% से थोड़ा ज्यादा। जी, और ये कार्बन सिंक के तौर पर भी बहुत अहम है। मतलब ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। अभी का अनुमान है कि इनमें करीब 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन जमा है। 30 बिलियन टन्स, ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और भारत का लक्ष्य भी है, जो एनडीसी कहलाता है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। हाँ, पेरिस समझौते वाला। बिल्कुल। उसके तहत 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है, ज्यादातर वनों और पेड़ लगाकर ही। अच्छा, लेकिन इसका एक मानवीय पहलू भी तो है। आपने जैव विविधता और कार्बन की बात की, पर लोग। सही कहा आपने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 25 करोड़, मतलब 250 मिलियन से ज्यादा लोग सीधे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, अपनी आजीविका के लिए इन पर निर्भर हैं। जैसे किस तरह की जरूरत है? जैसे जलावन की लकड़ी, पशुओं का चारा, जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे और वो जो NTFPs होते हैं, गैर इमारती वन उत्पाद। अच्छा, जैसे तेंदुपत्ता, शहद, महुआ वगैरह। हाँ, बिल्कुल वही। और इसी निर्भरता और जो वनवासी समुदाय हैं, उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए 2006 में वन अधिकार अधिनियम यानी FRA लाया गया था। FRA 2006, हाँ। लेकिन यहीं से शायद चुनौतियां भी शुरू होती हैं। बिल्कुल, यहीं से चुनौतियां साफ दिखने लगती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती तो है वनों की कटाई और वन भूमि का दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होना। जैसे खेती या इंडस्ट्री। हाँ, खेती, उद्योग, सड़कें, बांध, खदानें, बहुत कुछ। मिसाल के तौर पर सिर्फ 2023-24 में ही केंद्र सरकार ने करीब 28,880 हेक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन, मतलब दूसरे उपयोग के लिए मंजूरी थी। 28,000 हेक्टेयर हम्म, एक साल में? जी। और ऊपर से जो वन संरक्षण अधिनियम FCA 1980 था, उसमें 2023 में कुछ संशोधन हुए हैं। हाँ, उस पे काफी बहस भी हुई थी। क्योंकि उन संशोधनों ने कुछ तरह की वन भूमियों को कानून के दायरे से छूट दे दी है और कुछ गतिविधियों को गैर वन उद्देश्य की परिभाषा से बाहर कर दिया है। इससे चिंताएं हैं कि वनों का डायवर्जन आसान हो सकता है। और आपने FRA का जिक्र किया था, उसका जमीन पे क्या हाल है? क्या वो ठीक से लागू हो पाया है? उसमें दिक्कतें हैं, काफी गंभीर दिक्कतें हैं। कानून बने 16 साल से ज्यादा हो गए, पर कई राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जहां सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता, मतलब CFR की, वो लगभग ना के बराबर है। मतलब समुदाय को जंगल मैनेज करने का अधिकार मिला ही नहीं। बहुत कम, नगण्य। और इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जब स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं मिलते, तो वो संरक्षण में भी उतने सक्रिय नहीं हो पाते, उनका पारंपरिक ज्ञान इस्तेमाल नहीं हो पाता। ये तो वाकई चिंता की बात है। और वो जो टकराव हमेशा रहता है विकास और संरक्षण के बीच। हाँ, वो तो लगातार बना हुआ है। आप बड़ी परियोजनाएं देख लीजिए, नर्मदा बेसिन परियोजना हो या मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। हाँ, बुलेट ट्रेन के लिए भी जंगल कटे थे। बिल्कुल, ये सब महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों पर दबाव डालते हैं। फिर एक और बात है, जो नुकसान की भरपाई के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, जिसे कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कहते हैं। हाँ, कहीं जंगल काटा तो कहीं और पेड़ लगा दिए। हाँ, पर उसमें अक्सर मोनोकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है,
मतलब एक ही तरह के पेड़ लगा दिए जैसे यूकलिप्टस या सागौन। ISFR 2023 की रिपोर्ट भी मानती है कि ऐसे बागान जो है वो प्राकृतिक विविध वनों जितने फायदेमंद नहीं होते पारिस्थितिकी के लिए। अच्छा। और शासन व्यवस्था मतलब गवर्नेंस, क्या उसमें भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन? हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा है। अत्यधिक केंद्रीकरण, फिर नौकरशाही की अपनी जटिलताएं हैं और फैसलों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी अक्सर बहुत सीमित रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट का वो गोदारमन केस भी तो था। हाँ, 1995 का गोदारमन मामला बहुत अहम था। उसने वन की परिभाषा का दायरा बढ़ाया, संरक्षण पर जोर दिया, लेकिन उसका एक नतीजा ये भी हुआ कि शासन अनजाने में और ज्यादा केंद्रीकृत हो गया। जो समुदाय आधारित प्रबंधन के मॉडल थे वो हाशिए पर चले गए। और इन सबके ऊपर से जलवायु परिवर्तन का असर। बिल्कुल, वो तो अब साफ दिखने लगा है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको अंदाजा है, नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच ही कितना? करीब 34,562 वर्ग किलोमीटर जंगल आग से प्रभावित हुआ। ये बहुत बड़ा एरिया है। 34,000 वर्ग किलोमीटर? हाँ, साथ ही कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, अवैध कटाई, अतिक्रमण, ये समस्या अभी गंभीर है। एक सरकारी आंकड़ा बताता है कि वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में सिर्फ एक साल में 146% की बढ़ोतरी हुई। 146%? ये हाँ। तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो ये सब चुनौतियां देख के लगता है कि स्थिति काफी जटिल है। क्या स्रोत कुछ समाधान भी बताते हैं? रास्ता क्या है? देखिए, समाधान है, लेकिन वो बहुआयामी होने चाहिए। मतलब कई स्तरों पर काम करना होगा। पहला कदम तो है वन शासन को विकेंद्रीकृत करना। मतलब पावर नीचे तक देना है। हाँ, स्थानीय समुदायों और ग्राम सभाओं को एफआरई के तहत असली अधिकार और ताकत देना। जैसे महाराष्ट्र का गढ़चिरोली मॉडल है। हाँ, सुना है उसके बारे में। वहां स्थानीय संस्थानों ने न सिर्फ वनों का अच्छा प्रबंधन किया, बल्कि अपनी आय भी बढ़ाई। दूसरा, मोनोकल्चर की जगह जो स्थानीय देशी प्रजातियां हैं उनके साथ पारिस्थितिक बहाली पर जोर देना, मतलब इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। और टेक्नोलॉजी, आज के जमाने में तकनीक का कुछ रोल हो सकता है? बहुत बड़ा रोल हो सकता है। सैटेलाइट तस्वीरें हैं, ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है। इनका इस्तेमाल निगरानी के लिए, अवैध कटाई का पता लगाने के लिए और पूरे इकोसिस्टम की सेहत जांचने के लिए किया जा सकता है। क्या ऐसा हो रहा है अभी? कुछ हद तक। जैसे एफएसआई, भारतीय वन सर्वेक्षण, वो सैटेलाइट डेटा जैसे मोडिस का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा जो वन्यजीव गलियारे हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है, ताकि जानवर आसानी से आ जा सके। बिल्कुल। और कृषि वानिकी मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री, उसे बढ़ावा देना, यानी खेती के साथ पेड़ लगाना। वन प्रमाणन जैसे एफएससी सर्टिफिकेशन होता है, उसे अपनाना। और क्षमता निर्माण मतलब ट्रेनिंग वगैरह पर भी ध्यान देना होगा। जाहिर है इन सब कामों के लिए पैसा भी चाहिए होगा और लोगों को जागरूक करना भी। निश्चित रूप से स्थायी फंड्स चाहिए। वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR से आ सकते हैं, पर्यावरण टैक्स से आ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल सकती है। जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे और जो कानूनी ढांचा है उसे मजबूत रखना होगा, ताकि वन कानूनों को शॉर्ट टर्म विकास के लिए कमजोर न किया जाए। संक्षेप में कहूं तो भारत के वन हमारे सतत विकास लक्ष्यों SDG को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी हैं। खासतौर से SDG 15 जमीन पर जीवन, SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 8 अच्छा काम और आर्थिक विकास। एक समावेशी नजरिया अपनाना होगा जिसमें संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकार दोनों को प्राथमिकता मिले। यही आगे का रास्ता है। वनों का संरक्षण सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भविष्य की नींव है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में जरूर उठता है। भविष्य में जब विकास की जरूरतें और बढ़ेंगी, तब वन संरक्षण के साथ संतुलन कैसे बनेगा? क्या इसमें स्थानीय समुदायों का जो पारंपरिक ज्ञान है और जो नई तकनीक आ रही है, ये दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान टाइम्स के विश्लेषण पर आधारित ये चर्चा UPSC उम्मीदवारों और वनों के बारे में जानने में रुचि रखने वाले सभी सुनने वालों के लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे टिप्पणी में जरूर पूछिए। इस चर्चा को पसंद करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।